नमस्कार सभी भाइयों को, स्वागत है आपका आपके चैनल द एग्जाम सर्किल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान का परिचय। और भारतीय संविधान का परिचय आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी करवाने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान का परिचय। ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय क्या कहता है? सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? इस अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें हैं, किस प्रकार हैं, चलो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा पॉइंट कहता है बंगाल के गवर्नर को मुंबई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो मुंबई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहाँ के गवर्नर को बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। ये थे दो पॉइंट 1773 से। ठीक है, और तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती है। ठीक है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती है। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती है? पहला क्वेश्चन बनेगा तो आप लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यायाधिकरण अधिनियम 1781। न्यायाधिकरण अधिनियम 1781। ठीक है, न्यायाधिकरण अधिनियम 1781। सब परिषद गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया। जो गवर्नर जनरल थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल फ्री कर दिया गया, मुक्त रखा गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता बंगाल के सभी निवासियों पर निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिकता थी वो बंगाल के सभी निवासियों पर निर्धारित की गई। थर्ड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट कहता है कंपनी की अदालतों के विरुद्ध गवर्नर जनरल को अपील की जा सकती है। ठीक है, कंपनी की अदालतों के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो वहाँ पे गवर्नर जनरल के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन क्या है पिट्स इंडिया एक्ट से? कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक गतिविधियों के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन किया गया। ठीक है, कंपनी के जो व्यापारियों का जो अधिकार था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर के अधीन किया गया। किसके तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, 1784 के तहत यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 क्या कहता है? चार्टर अधिनियम 1793 कहता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की शक्तियों को इसके अध्यक्ष के हाथ में केंद्रीकृत किया गया जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था उसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर शक्तियों का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसी के हाथ ये सभी जो अध्यादेश थे उसी के हाथ जारी किए गए थे। किसमें? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, नेक्स्ट कहता है कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार
कर दिया गया, यानी कि 20 वर्ष तक कंपनी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। बोर्ड के जो सदस्य होते थे और कर्मचारी जो होते थे उनको भारत के जो राजस्व है वहां से उनके वेतन के बारे में वर्णन किया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कहता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 कहता है कुछ ब्रिटिश व्यापारियों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। कुछ जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्हें भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। 1813 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 क्या कहता है? चार्टर अधिनियम 1833 कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। ठीक है। तथा कंपनी को मात्र राजनीतिक कार्य का अधिकार मिला, वह भी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। राजनीतिक का अधिकार मिला, वो भी किसके नाम पर? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राजनीति का अधिकार मिला किस एक्ट के तहत? तो चार्टर अधिनियम 1833 अधिनियम के तहत। ठीक है। 1833 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट कहता है बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल चुन दिया गया, यानी कि ये कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। नेक्स्ट कहता है भारतीय कानूनों को एकीकृत एवं सहायताबद्ध करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। भारत का जो कानून है उसे एकीकृत करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 कहता है यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं रहेगा। यह अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को पद सृजित किया गया। ठीक है। बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था उसे पद सृजित किया गया। किस एक्ट के तहत? तो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1858 में। 1858 में। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो चुने गए थे, जो उनका मतलब उनके जो नियम में था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। भारतीय प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में आ गईं, जो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। सारी जो शक्तियां हैं वो भारत के गवर्नर जनरल के पक्ष में आ गईं, जो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से सत्ता किस एक्ट के तहत समाप्त हुई? तो आप क्या बताएंगे आप? किस एक्ट के तहत समाप्त हुई? 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है। 1858 के एक्ट के तहत। ठीक। रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था वो 1858 में कहाँ पढ़ा गया? वो पढ़ा गया आपका इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो घोषणा पत्र 1858 का कहाँ पढ़ा गया था? तो पढ़ा गया था इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861। ठीक है। तो क्या कहता है ये भारत शासन अधिनियम 1861? गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया, उसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त हुई। गवर्नर जनरल को शक्तियों का विस्तार किया गया, उसे कहा कि आप अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको हम देते हैं। किस एक्ट के तहत? 1861 के तहत। ठीक है। गवर्नर जनरल को बंगाल का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। बंगाल तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत
के बाद पहली बार भारतीयों को विदाई, ठीक है, विदाई कार्य के साथ जोड़ा गया, ठीक है, विदाई कार्य के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1892। भारतीय शासन अधिनियम 1892 ये कहता है, भारतीय शासन अधिनियम 1892 केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई, ठीक है, जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, जिसमें हम लोग वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका के सदस्यों को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने की तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। व्यवस्थापिका के सदस्यों को वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत? 1892 का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम किस अधिनियम के तहत? 1892 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 कहता है, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी भारतीयों को भी शामिल किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यहीं से पृथकतावादी दृष्टिकोण को जन्म हुआ। यहीं से पृथकतावादी दृष्टिकोण का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दो शासन करेंगे यानी द्वैध शासन। तो अब याद कैसे रखेंगे, किस अधिनियम के तहत? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। कैसे याद रखेंगे? देखो 19 और फिर आ गया बाद में 19, दो बार आया 19 और 19, यानी कि द्वैध, दो बार आया तो द्वैध शासन अधिनियम 1919। प्रांतीय विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया तथा मुस्लिम सुरक्षित विषयों पर गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सहयोग के निर्णय लेता था, जबकि हस्तांतरण पर विषयों पर प्रशासन के अपने मंत्रियों के सहयोग से करता था। केंद्र में द्वैध शासन आत्मकता विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और किस अधिनियम के तहत? तो 1919। याद कैसे रखेंगे? एक बार 19 आया और फिर बाद में फिर आया 19, ठीक है। दो बार आया 19 तो द्वैध शासन, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाए, द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया? तो आप लगाएंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो ये था भारत का संविधान का परिचय। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।